Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series. बात करेंगे आज another important 10 questions from Indian economy की जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET के एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों में. चलिए डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज Dash committee was set up for the development and promotion of small scale industries in India. तो देखिए Karve committee was the committee which was established for the small scale industries in India. इसीलिए इसे बोलते हैं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी. क्लियर. ये एस्टैब्लिश की गई थी 1955 में. तपस मजूमदार कमेटी एजुकेशन के लिए की गई थी जिसने गवर्नमेंट का कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो हमें रिकमेंड किया था. महालनोबिस जो नेम है ये लिंक्ड है हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ यानी कि 5 ईयर प्लान्स के साथ. ट्राइसम एक योजना है तो इसीलिए ये इसके साथ लिंक नहीं करती. तो यहाँ पे स्पेशली कमेटी के लिए पूछा गया है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बनाई गई एंड दैट कमेटी वाज कार्वे कमेटी. दिस इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, arrange the following events in correct chronological order and choose the correct alternative. तो chronological order के हिसाब से यानी कि टाइम के हिसाब से हमें इसे अरेंज करना है. तो देखें, Constitution of Karve Committee, it was in 1955. Establishment of Planning Commission, obviously 1950, March 15th. Beginning of first 5-year plan, 1951, we all know that. Establishment of नीति आयोग, ये तो बहुत ही लेटेस्ट है, 2015. तो इस हिसाब से हमारी जो सीरीज बनी वो कौन सी बनी? 1950 means 2, then it is 3, 1, 4. Okay, तो 2, 3, 1, 4. 1, 2, 4, 3, no. 2, 1, 3, 4, no. 2, 3, 4, 1, no. 2, 3, 1, 4. Yes, this is the right answer. आप ये भी देख सकते हो, देखो सभी 2 से हो रहे हैं, है ना, तो हम चुन सकते थे कि ये पहले से एक्सक्लूड हो जाएगा. D is the right answer. Next question. License to expand production under industrial policy was given only. देखिए आपको पता ही है कि जब लाइसेंसिंग सिस्टम था तो इट वाज कंपलसरी कि हमें लाइसेंस लेना जरूरी था टू सेट अप द न्यू इंडस्ट्री. और अगर आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहे हो तो भी आपको लाइसेंस लेना कंपलसरी था. पर अब हम यहाँ बात करते हैं एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी. इसके लिए जो लाइसेंस लेना था वो क्यों लिया जाता था? वाज गिवन ओनली व्हेन गवर्नमेंट इज कन्विंस्ड दैट इट कैन अर्न ह्यूज टैक्सेस? नो. When the industry can earn handsome foreign exchange? No. When government was convinced that the economy required a large quantity of goods? Yes. जब गवर्नमेंट को ये कन्विंस कर लिया जाता था कि इकोनॉमी को और लार्ज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की जरूरत है तब गवर्नमेंट आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने का लाइसेंस दे देती थी. ठीक है, तो दिस इज राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a valid statement in the context of Industrial Policy Resolution 1956? तो देखिए सबसे पहली चीज जब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 की तो इसके अंदर 3 मेजर एलिमेंट्स थे. फर्स्ट, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. ओके, सेकेंड वाज industrial concessions, and the third was industrial licensing. तो ये 3 मेन एलिमेंट्स थे आईपीआर 1956 के. सबसे इंपॉर्टेंट 3-fold क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने इंडस्ट्रीज को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया. फर्स्ट कैटेगरी जो प्योरली गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी, इंडस्ट्रीज थी. सेकंड जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर की दोनों की इकट्ठी ओन्ड थी. थर्ड जो प्योरली प्राइवेट ओन्ड थी. फिर कुछ इंडस्ट्रियल कंसेशंस अनाउंस किए गए, कुछ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को भी कंपलसरी किया गया कुछ हद तक. ठीक है, तो ये चीजें हैं हमारी 1956 की, मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज मेड कंपलसरी. ठीक है, आगे तो एक बार हम ये वाले ऑप्शंस को देखते हैं हमारे क्वेश्चन से रिलेट करके. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट? वैलिड स्टेटमेंट नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईपीआर 1956. फर्स्ट,
ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज वर गिवन टू पब्लिक सेक्टर, राइट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर हमें तो नॉट वाली बतानी है। ये सही था कि जो ऑनरशिप था और मैनेजमेंट था मेन बेसिक इंडस्ट्रीज का, वो पब्लिक सेक्टर के को दिया गया। Tax benefits were given to industries being established in backward regions to promote regional equalities. रीजनल इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, अगर आप पुराने या मान लो बैकवर्ड या रिमोट एरियाज में जाके इंडस्ट्री सेट करते हो तो आपको कुछ कंसेशंस भी दिए, जो हमने यहाँ पे देखा इंडस्ट्रियल कंसेशंस, तो ये भी ट्रू है। A few industries were allowed to be owned by the private sector, yes, हमने ये थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में समझा, तो ये भी ट्रू है। तो ऑब्वियसली ये ही राइट आंसर होगा, राइट, ठीक है। पर हम इसको देख लेते हैं, गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व, वो इस पॉलिसी में नहीं हुआ था, क्लियर, तो डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन वाज इनिशिएटेड इन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो था वो रेजोल्यूशन कब इनिशिएट हुआ था, हमारे 1948 में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, identify the classification that falls outside the purview of the industrial policy resolution of 1956, स्पेशली बोला गया है क्लासिफिकेशन किसका, इंडस्ट्रीज का। तो हमने पढ़ा कि थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन था, तो क्या क्या था, एक तो पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, बिल्कुल सही है, प्राइवेटली ओन्ड भी था, सही है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज भी थे, बिल्कुल सही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नहीं थे क्योंकि तब हम ओपन इकोनॉमी नहीं थे, क्लियर। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन था, जो कोर इंडस्ट्रीज थी वो प्योरली गवर्नमेंट के हाथों रखी गई, कुछ इंडस्ट्रीज को पब्लिक प्राइवेट दोनों को दिया गया, और कुछ बची हुई जो इंडस्ट्रीज थी जो यहाँ दोनों में कवर नहीं हुई उनको हमने रखा सी कैटेगरी में, यानी कि वो प्योरली प्राइवेट ओन्ड थी, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ, 1956 का जो पॉलिसी रेजोल्यूशन था वो कौन से 5 ईयर प्लान का बेस बना, समझिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 1951 से लेके 1956 तक। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आया, 1956 से लेके 61 तक। अब 56 में जो नया प्लान आ रहा है उसका बेस क्या बनेगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। क्यों, क्योंकि आप इसके साथ भी रिलेट कर सकते हो, 1956 टू 61 जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान आया उसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था इंडस्ट्रीज, कि इंडिया की इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाना है हमें, तो उसी के लिए हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया, और इसी रेजोल्यूशन के तहत हमने सेकेंड प्लान अपना प्लान किया, क्लियर, उसको डिजाइन किया। तो दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, सेकेंड है, थर्ड नहीं है। The right answer is C option. Okay, next question. The Karve committee was formed in, Karve committee कब आई थी, 1955 में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, विलेज एंड स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, क्लियर। तो आंसर इज 1955, बी ऑप्शन, क्लियर। देखिए, अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपना CUET का एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि डिजाइन किए गए हैं आपके लिए स्पेशली, तो जिससे आप अपने बोर्ड्स भी क्लियर कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ, एंड आप अपना CUET का एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। तो स्क्रीन पे दिए गए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे MCQs, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 229. The two well-managed iron and steel firms were situated in, तो टू जो वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स थी उस टाइम पे, इंडिया के 1990 तक की हम बात कर रहे हैं, तो वो कहां पे थी, वन वाज इन जमशेदपुर, अदर वाज इन कोलकाता, ठीक है। तो ए आंसर इज द राइट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जमशेदपुर वी ऑल नो फॉर अबाउट टाटा, दैट इज टिस्को, ठीक है, जो कि 1907 में आई, वो जमशेदपुर में ही थी, ठीक है। तो टिस्को के कारण जमशेदपुर, एंड सेकेंड इज कोलकाता, clear? Okay, the last question of today's video is, yes, which of the following is not true for small scale industries? तो small scale industries के लिए कौन सी statement है वो true नहीं है, तो देखिए
दीज आर लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। बिल्कुल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास इतना कैपिटल नहीं होता, इसलिए वो लेबर इंटेंसिव होती हैं। वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा, कैपिटल पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती। तो क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है इकोनॉमी में। तो ये तो ट्रू है, हमसे तो नॉट ट्रू पूछा है। दीज नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। बिल्कुल, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल पे ज्यादा इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल पे ज्यादा डिपेंड नहीं करती, तो ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ चल जाती है, इसलिए इक्विटी ओरिएंटेड भी है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। These are capital intensive and therefore increases productivity. No, capital intensive नहीं होती, ठीक है, इसीलिए ये productivity increase नहीं करती। These show locational flexibility and is therefore equality oriented. Small scale industries हैं, low capital पे डिजाइन की जाती हैं, काम करती हैं, तो पीछे के एरियाज में यानी कि बैकवर्ड या रिमोट एरियाज में इनको सेटल किया जा सकता है। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्केट्स के साथ नजदीक जाके सेटल किया जा सकता है, तो देयरफॉर इक्वालिटी ओरिएंटेड भी है, जिससे कि जो रीजन्स ग्रो भी नहीं किए वो भी ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि ये नॉट ट्रू है। क्लियर? ओके, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इंडियन इकोनॉमी के, जो आपके CUET एंड आपके बोर्ड एग्जाम दोनों में आपकी हेल्प करेंगे। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।